हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में, जहाँ पे मैं फरहान आपका अपना साइंस फैकल्टी एक बार फिर स्वागत करता हूँ। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के टीजीटी क्लास 9th के साइंस मैराथन क्लास में। ये मैराथन सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि आप लोग एक बार फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें ये आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, तो आज की इस मैराथन क्लास में हम लोग बीपीएससी ट्री 2 में टीजीटी 9th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट देखेंगे, मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसा क्वेश्चन आया है, किस 11th से है कि 12th से है, सबको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें सेशन को। और जो लोग बिहार स्टेट और बिहार सक्षमता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं 9th की, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन मैराथन क्लास। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से लिया हुआ इस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आप देखते चलें ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जो अगर हम मानव आँख, अपनी आँख की बात करें जहाँ पे वस्तु का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो वो आई का रेटिना भाग होता है। रेटिना पे ही हमारा इमेज बनता है। और इमेज कैसा बनता है ये भी याद रखना है, कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, वही कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया क्या है, हमारे आँख का बाहरी भाग है, आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, कैसा कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, इसे हम लोग डोनेटिंग पार्ट भी कहते हैं क्योंकि हम इसे डिनोट करते हैं, डोनेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि डोनेटिंग पार्ट ऑफ आई क्या होता है, तो वो कॉर्निया होता है। ठीक है, अब ज़्यादातर लाइट जो है यहीं पर आके रिफ्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, वही अगर प्यूपिल की बात करें हम लोग तो प्यूपिल क्या है, विंडो ऑफ द आई है। ठीक है, आइरिस का सेंट्रल अपर्चर है ये, जो कि कंट्रोल करता है कितना लाइट जो है आँख में इंटर हो रहा है। ठीक है, तो ये प्यूपिल का काम था। तो आइए आई का स्ट्रक्चर देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो आई के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कॉर्निया है जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है आई का। ठीक है, इंट्रीगेट ऑफ लाइट भी से कहते हैं। ठीक है, डोनेटिंग पार्ट ऑफ आई है ये। ठीक है, अब बात करें आइरिस की तो ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। ठीक है, जो कि आई को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब प्यूपिल की बात करें तो ये क्या होता है, विंडो ऑफ द आई से भी कहते हैं। ठीक है, ये आइरिस का सेंट्रल अपर्चर है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कितना लाइट जो है आँख में इंटर हो रहा है। ठीक है, वही क्रिस्टलाइन लेंस की बात करें, क्रिस्टलाइन लेंस की बात करें तो ये कैसा होता है, नेचर में कन्वेक्स नेचर का होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स नेचर का होता है। ठीक है, और ये फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, और जब ये कन्वेक्स नेचर का होगा तो ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा रेटिना के ऊपर। ठीक है, और रेटिना क्या है, जब इमेज फॉर्मेशन होता है इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की हम लोगों ने भी बात कर ली। ठीक है, तो इधर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र परगमन होता है। तो ये क्वेश्चन जो है क्लास 9 एनसीईआरटी साउंड चैप्टर से है। ठीक है, तो साउंड की बात करें तो साउंड का स्पीड जो है सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है। ठीक है, घर में बर्तन भी जब गिरता है तो आपने देखा हो कि आवाज़ ज़्यादा करता है। तो साउंड वेव जो है सॉलिड में ज़्यादा तेज़ से ट्रैवल करता है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर की कॉन्सेप्ट देखें तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में।
स्पीड ऑफ साउंड जो ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो भी साउंड का स्पीड बढ़ता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की बात की जाए तो यह बहुत हैरानी वाली बात है। ये क्वेश्चन क्लास 8 एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, हीट चैप्टर से, ठीक है। तो कन्वेक्शन की बात कर रहा है। तो कन्वेक्शन जो होता है, जब ये कैसे होता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के मोशन की वजह से कन्वेक्शन होता है, ठीक है। जैसे आप पानी को जब बॉईल करते हैं तो पानी का बुलबुला इधर 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 उधर, पार्टिकल क्या होता है, इसका मोशन करता है, यही आपस में मोशन करके हीट का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र करता है, इसे हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। तो कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी गैस एंड लिक्विड, गैस और द्रव में। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो गया। आइए अब इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। तो 3 तरीके से हम लोग हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, 3 तरीके से। पहला है कन्वेक्शन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन की बात करें तो ये सॉलिड में सिर्फ होता है, कन्वेक्शन की बात करें तो लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा। रेडिएशन की बात करें तो सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा और वैक्यूम में भी होगा। कंडक्शन क्या होता है, हीट का ट्रांसफर डायरेक्टली हो जाता है कांटेक्ट में, यानी जब कांटेक्ट करके जो हीट का ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे हम मेटल है ना, जब हम मेटल किसी चीज़ से मेटल में अगर पानी गर्म हो रहा है उसको हम डायरेक्ट छू लें तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट ट्रांसफ़र होता है, वो गर्म लगा तो क्या है, कंडक्शन है। और कन्वेक्शन क्या है, जब पानी का ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल की वजह से हुआ, ठीक है। और रेडिएशन क्या, रेडिएशन के थ्रू हुआ, ठीक है। और रेडिएशन वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर इन, ठीक है। लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी क्लास 10 एनसीईआरटी लाइट चैप्टर से है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेंस का जो पावर जो हम लोग मेज़र करते हैं वो हम लोग डायोप्टर में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/4 फोकल लेंथ, ठीक है। क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है। और फोकल लेंथ को हम लोग क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो ये पावर ऑफ लेंस की बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइटिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ, त्वरित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। लाइटिंग कम बिजली गिरना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बिजली गिरती है तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जनरेट होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो कौन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है रिलीज होती है अधिक मात्रा में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो गया। अब इस क्वेश्चन का अगर की कॉन्सेप्ट देखें तो, और लाइटिंग की बात करते हैं, अगर बिजली गिरने की बात होती है, क्यों होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज लीडिंग टू लाइटिंग, यानी चार्ज का जमा हो जाना, उसी की वजह से लाइटिंग होता है। होता क्या है कि बादल में स्टैटिक चार्ज होते हैं, ठीक है, जो कि लाइटिंग कॉज करते हैं, ठीक है। तो जनरली लोअर पोर्शन में जो होता है क्लाउड में निगेटिव चार्ज होते हैं, लोअर पोर्शन ऑफ क्लाउड में निगेटिव चार्ज होगा और अपर पोर्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा चार्ज जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या करता है, एयर तो इंसुलेटिंग होता है, तो क्या करता है, ब्रेक कर देता है दोनों के बीच का, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजली चमकता है, लाइटिंग होता है, ठीक है, अर्थ सरफेस की तरफ। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइटिंग कहते हैं, ठीक है। और लाइटिंग इस दोनों आपस में भी हो सकता है और अर्थ और इसके बीच के चार्ज में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया लाइटिंग की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फेनोमेनन यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इज, ये क्वेश्चन क्लास 10 एनसीईआरटी से लाइट चैप्टर से है, ठीक है, जिसमें टोटल इंटरनल दिस, ठीक है, लाइट चैप्टर से ये भी
क्वेश्चन है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन है लाइट चैप्टर से, ठीक है। और इससे पहले वाले जो हम लोग लाइटिंग वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको क्लास 8 एनसीईआरटी सब नेचुरल फिनोमेना से लिया गया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन क्लास 8 से आए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरक्षण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है यूज होता है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। आप इसको कंसेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझना होगा, प्रकाश का परावर्तन समझना होगा, ठीक है। तो लाइट का किसी भी सरफेस में टकरा कर वापस उसी मीडियम में चले जाना, जिस मीडियम से लाइट आई टकरा के वापस उसी मीडियम में लाइट चली गई, तो इससे ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जो लाइट आती है सरफेस पर टकरा रही है उसे हम लोग आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहते हैं, और टकरा के जो चली जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है इसे हम लोग नॉर्मल रे कहते हैं। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण कहते हैं, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो 2 लॉ है प्रकाश के परावर्तन के। पहला लॉ ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों जो है एक ही प्लेन पे लाई करता है, ठीक है, ये पहला लॉ हो गया। दूसरे लॉ की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी ये एंगल के बराबर होता है। ये तो बात हुई रिफ्लेक्शन की। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश का अपवर्तन का, ठीक है। तो कोई भी लाइट, ठीक है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको जो जाना चाहिए था इससे ऐसे, ठीक है, इसे तो ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये इधर विचलित हो गए यानी डिविएट हो जाता है अपने पाथ से। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मीडियम, ठीक है, यहाँ पे मीडियम ने क्या लिया था, एयर, वो लाइट का है गिलास में, ठीक है। तो 2 तरह का मीडियम होता है, एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। डेंसर को हम लोग सघन कहते हैं, रेयर को हम लोग विरल कहते हैं, ठीक है। तो डेंसर रेयर को पहले समझते हैं। तो जहाँ पर भी भीड़ भाड़ हो, है ना, वहाँ पे लाइट को ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसे हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं, ठीक है। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, पता है कभी बहुत ज़्यादा जाम हो तो आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने में टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी वहाँ पे हाई है, और जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होता आराम से चले जाते हैं। वैसे ही जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा से हम लोग डेंसर सघन कहते हैं, और रेयर मतलब विरल कहते हैं, ठीक है। तो जब रेयर से डेंसर यानी विरल से सघन में जब लाइट का ट्रैवल होता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, ठीक है। जैसे क्या है यहाँ पे, एयर क्या है, रेरल है, ग्लास क्या है, डेंसर, आया तो क्या नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर दें, डेंसर से रेरल से जब यानी सघन से विरल में जब लाइट आएगा तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, दूर की तरफ बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसे याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी इंसिडेंट रे, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो गया रे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर है, एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल से इधर चला गया, क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयर में गया, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम इंसिडेंट बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, ये और इधर हो जाएगा, ये और इधर हो जाएगा, ये और इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या, तो सरफेस के पैरेलल हो जाएगा एकदम, है ना, ऐसा है, ये सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। और इस टाइम पे जो एंगल बनेगा उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर इससे ज़्यादा हम बढ़ा दें एंगल को, है ना, यानी क्रिटिकल एंगल से जैसे ही और हम एंगल बढ़ाएंगे तो वैसे ही क्या करेगा कि लाइट टकरा के फिर उसी मीडियम में चलाएगा और यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लगभग पूरी तरीके से क्या कर जाता है, ये रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हम अगर इंसिडेंट रेस को दे दें तो क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यहाँ पे
बात हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पारा बैंगनी किरणों को काट सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम 2022 में पूछा गया है जीएस पेपर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो कांच का कौन सा प्रकार पारा बैंगनी किरणों को काट सकता है, तो वो होता है क्रूक्स कांच यानी क्रूक्स गिलास। इसके हेल्प से जो हम लोग हैं क्या कर सकते हैं, पारा बैंगनी किरणों को काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। और अगर हम क्रूक्स गिलास की बात करें तो इसमें क्या होता है, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूवी अल्ट्रावायलेट को काट देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है डस्ट पार्टिकल, थर्ड ऑप्शन है वाटर वेपर, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या हो जाता है, प्रकाश में वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है डस्ट पार्टिकल की वजह से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन धूल का कण करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम की बात करें तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है, वैक्यूम में वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, या लाइट के स्पीड का बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो केपलर सेकंड लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले तो केपलर लॉ ने जो दिया तो हम लोग कहते हैं केपलर लॉ प्लानेटरी मोशन, ठीक है। तो सेकंड लॉ उनके अगर द्वितीय लॉ की बात करें तो वो कोणीय संवेग के संरक्षण पर बेस्ड है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वांटिटी मतलब क्या होता है। तो वैसा थिंग जिसे हम लोग नाप सकते हैं, मेजर कर सकें, वैसी दूसरे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। जैसे टेम्परेचर हम लोग मेज़र करते हैं, आज कितना टेम्परेचर है, कल कितना था। मास उसको हम लोग मेज़र करते हैं, कितना किलो है, क्या है, तो क्या है, सब क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। तो वैसी क्वांटिटी जिससे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता चले, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की कोई बात ना हो, तो उसे हम लोग स्केलर कहते हैं। जैसे कि हम बाजार से कुछ लेने गए, ठीक है, 5 किलो चावल लेने गए, तो हम क्या बोलते हैं, 5 किलो चावल दीजिए, है ना। ऐसा तो नहीं बोलते 5 किलो चावल नॉर्थ के डायरेक्शन में दीजिए या साउथ के डायरेक्शन में दीजिए। तो क्या यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात होती है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हम नॉर्थ में गए, 4 मीटर पर सेकेंड हम साउथ में गए, तो क्या यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्केलर की एग्जांपल की बात करें तो मास, टेम्परेचर, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। भाई वेक्टर की क्वांटिटी की बात करें तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो है वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी
वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन था वो क्लास 9th NCERT से था। ठीक है, फोर्स चैप्टर से या मोशन चैप्टर से। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन की, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो सोलर एनर्जी को हम लोग विद्युत एनर्जी में फोटोवोल्टिक सेल की मदद से करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल के कारण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर इज यूज्ड। निम्नलिखित प्रकार में उष्मा इंजनों में से किस में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन होगा कि डीजल इंजन होगा, स्टीम इंजन, या उपयोग में से एक से अधिक या उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जब हम लोग कार्बोरेटर को यूज़ करते हैं तो वो हो गया पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। और अगर हम लोग कार्बोरेटर की बात करें तो ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है, एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग जलने या दहन के लिए हवा और ईंधन का उचित मिश्रण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कार्बोरेटर जो स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए हवा और ईंधन का मिश्रण तैयार करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि पेट्रोल की बारीक बूंदों में बदलकर हवा में इस तरह मिला देता है कि बिना किसी दिक्कत के इंजन में आसानी से जल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, जिसे हम लोग पेट्रोल इंजन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेसेस विल नॉट प्रोड्यूस न्यू मैग्नेटिक पोल्स। निम्नलिखित में से किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है चुंबकीय पट्टी को आधा काटने पर, कटिंग अ बार मैग्नेट इन हाफ। तो जब हम चुंबक को आधा काटते हैं तो ऑटोमेटिकली इस पर अपने आप पोल जनरेट हो जाता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, टर्निंग ऑन अ करंट इन अ सोलेनॉइड, परिलिका में विद्युत प्रवाहित करने पर। तो इसमें भी क्या होता है, पोल जनरेट हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। रनिंग अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर, सीधे तार से विद्युत प्रवाहित करने पर। जब हम लोग रनिंग करंट के थ्रू स्ट्रेट वायर करते हैं तो इसमें कोई भी पोल जनरेट नहीं होता है। तो इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी एनर्जी हो जाएगा। ये क्वेश्चन की बात करें तो ये 12th क्लास के फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है, उससे इस क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, ऐसे पिछले वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके पिछले वाले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो मैग्नेटिज्म चैप्टर से लिया हुआ है, जो कि क्लास 8th में सॉरी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आया नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फ्लोइंग। पोरेस्ट कंडक्टर हमें बताना है, उसमें का सबसे अधिक कुचालक बताना है। ठीक है, तो ये भी क्लास 8 NCERT से हीट चैप्टर से ये क्वेश्चन भी है। तो क्लास 8 से भी 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है कॉपर। कॉपर तो मेटल है, मेटल तो गुड कंडक्टर होता है हीट का। मरकरी, लीड, तो यहाँ पे शीशा जो होता है, शीशा ये जो बैड कंडक्टर होता है, सबसे ज़्यादा बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो गया, शीशा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज। चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का मात्रक है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, एम बराबर होता है करंट इनटू एरिया। ठीक है, क्या होता है, करंट इनटू एरिया।
करंट का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट एम्पेयर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर हो गया, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पिछला क्वेश्चन क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है जो क्लास 9th हो गया, सॉरी क्लास 10th हो गया, अभी भी क्लास 10th का टॉपिक है 12th का। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, ठीक है, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस बताना है, प्रेरकत्व का मात्रक बताना है, ठीक है। तो इंडक्टेंस की यूनिट की बात करें तो इंडक्टेंस को तो हम लोग एल से डिनोट करते हैं, होता क्या है कि वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पेयर पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब वोल्ट पर एम्पेयर क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सेकंड, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, ओम सेकंड। तो यहाँ पे इंडक्टेंस का यूनिट क्या आ गया, ओम सेकंड, तो ओम सेकंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्मिक रेज आर, कॉस्मिक किरणें क्या है, अवशेषित कण है, चार्ज पार्टिकल, अनावेशित कण है, अनचार्ज पार्टिकल, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉस्मिक रेज की बात करें तो ये क्या है, चार्ज पार्टिकल होता है, अवशेषित कण होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये क्या है, 10th 12th का ये सब टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये भी 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स से क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स से। तो यहाँ पे गामा रेज ये तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्स-रे की बात करें ये भी है, बीटा रे ये नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बीटा किरण जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो है इधर जैसे जैसे जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे जो विजिबल होता है रे हम लोग देखते हैं, विजिबल सीधा अल्ट्रावायलेट होता है, एक्सरे, गामा रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। तो सबसे पहले समझते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है उसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जब हम सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट करने से क्या होता है, उसकी पार्टिकल क्या मोशन करने लगता है, तो बॉन्ड टूटने लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो उसमें करंट इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इन अ साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रकाश में गैस का आंतरिक ऊर्जा बढ़ता है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो क्या होता है कि इसमें इनिशियल स्टेट से जो कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो वो वापस वहीं पहुंच जाएगा, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, इसका बराबर होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब चीज़ ज़ीरो हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की बात करें तो सम ऑफ ऑल एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से लिया गया है, जो 11th में केमिस्ट्री का टॉपिक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बेटर न्यूक्लियर फ्यूल, निम्नलिखित में कौन सा अच्छा नाभिकीय ईंधन है। तो बेटर न्यूक्लियर फ्यूल की बात करें तो वो होता है यूरेनियम, यूरेनियम 235 जो है बेटर न्यूक्लियर फ्यूल है, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 12th का ही चैप्टर से क्वेश्चन है फिजिक्स से, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, साउंड की यूनिट बताना है, ठीक है, ध्वनि की इकाई। तो ये तो हम लोग जानते हैं हर्ट्स
ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज क्या होती है? साउंड की यूनिट होती है। ठीक है, ये आपको क्लास 9 साउंड से है, 8 में भी है। ठीक है, तो अगर डेसिबल की बात करें तो ये लॉर्डनेस का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, और अगर वेव नंबर की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, यानी 1/8 वेव लेंथ बराबर होता है वेव नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोमेन्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस। डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं? ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक की बात करें तो ये ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और पैरामैग्नेटिक की बात करें तो ऐसा पदार्थ होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग अनचुंबकीय कहते हैं। और फेरोमैग्नेटिक की बात करें, लौह चुंबकीय की बात करें तो इसमें क्या होता है? डोमेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड, देन एट 35 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु की ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है तो 35 डिग्री सेल्सियस पर वायु की ध्वनि की चाल होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 325 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 353 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 367 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताई थी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो 0.6 मीटर पर सेकेंड जो है साउंड की स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है? 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 0.6 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा? 21.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप 332 में 121 जोड़ दें तो 332 में जब हम 21 जोड़ेंगे तो 353 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो की कॉन्सेप्ट क्या हुआ है क्वेश्चन का? 1 डिग्री सेल्सियस जब हम बढ़ाएंगे तो 0.6 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद आएगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी क्लास 9 NCERT से साउंड चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर लेवल क्लास का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है? ठीक है, ए ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, वॉल्यूम, आयतन, थर्ड ऑप्शन है मास, द्रव्यमान, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनेमिक्स में। पहला होता है एक्सटेंसिव, दूसरा होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जो अमाउंट्स के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो कि अमाउंट ऑफ मैटर, साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जिससे साइज और अमाउंट का लेना देना नहीं है और जिसका लेना देना है उसे हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जैसे वॉल्यूम क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें क्या है? छोटा चीज़ छोटा वॉल्यूम, बड़ा चीज़ बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा। मास क्या है? 5 किलो है, ज़्यादा है 15 किलो है, तो क्या है? अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, तो क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया अपवर्तनांक। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की द्वितीय आयनन विभाग का घटता हुआ क्रम बताना है। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो किसी भी गैसियट एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब रिमूव करते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जिससे पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, यानी एक बार और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कराएंगे तब बताना है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज सब पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2, ठीक है, सॉरी 8 होता है ऑक्सीजन का, 2p4 होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या हो गया, 2p3 हो गया। तो 2p3 क्या हो गया, ये हाफ हाफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि जब ये स्टेबल हो गया तो इससे जब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो ऑक्सीजन का इसीलिए क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। वही फ्लोरीन की बात करें, ठीक है, इसका अगर दूसरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका भी आयोनाइजेशन हाई हो जाएगा, इससे इसका हाई हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, ठीक है, फिर किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाईएस्ट लार्जेस्ट साइज, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है, ठीक है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, रेडियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखता होगा कि एक ग्रुप है, ठीक है। तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, जो अभी के समय जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है, तो उसमें जब हम उसमें क्या होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पीरियड होता है, ठीक है, और वर्टिकल क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। तो जैसे आप पीरियड के इधर लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड में, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होगा, और ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, दोनों एक ग्रुप से आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ज़्यादा, बेरिलियम का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, Ra का हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर से, ये तो क्लास 10th का ही है, ठीक है, क्लास 10th का ही टॉपिक है। अब पिछला बात करें तो प्रॉपर्टी की बात थी, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, वो थर्मोडायनेमिक्स 11 के चैप्टर थी, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल, पिछला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से था, वो 11 से पूछा हुआ था, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px ऑर्बिटल इज, px कक्षक में नोडल तलों की संख्या क्या है, ठीक है। तब नोडल प्लेन की बात करें तो px ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, आप लोग जानते होंगे 3। तो यहाँ पे कितना टोटल नोडल प्लेन हो गया, 3 हो गया, एक हो गया px, py, pz, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ठो की बात कर रहा है, px ऑर्बिटल की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्लास 11th का टॉपिक है केमिस्ट्री का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, हाइड्रोजन बंधन की क्षमता किसमें प्रबलतम होगी, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यानी कार्बन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल पहचानेंगे तो OH, जिसमें वो अल्कोहल होता है, तो यहाँ पे OH साफ साफ दिख रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है ये भी क्लास 11th की टॉपिक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला होता है Na2 ब्रैकेट में FeCN का होल 5 NO,
ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आयरन निकालना है तो इसके x मान लेंगे। तो सोडियम का +1 होता है तो 2 सोडियम है तो 2 + x, Cn का -1 होता है तो -5 हो जाएगा, 5 Cn है। इसका +1 होता है इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 2, तो x बराबर 2 यानी +2, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आसानी से बन जाएगा। ये भी क्लास 12 का टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन टेट्रासाइनोइथाइलिन मॉलिक्यूल, ठीक है। टेट्रासाइनोइथाइलिन अणु में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं ये बताना है। तो ये भी जो है क्लास 11 एनसीईआरटी जीओसी से केमिस्ट्री के अंदर जो आता है उसी से पूछा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड है कार्बन का, ठीक है, अगर वो एक बॉन्ड से अटैच है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड से प्रेजेंट होता है। सिंगल बॉन्ड में क्या प्रेजेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। यही याद रखना है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सिंगल बॉन्ड जितना है उसमें तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिग्मा 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 सिग्मा। इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड है सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सिग्मा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड होगा, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें और 1 इसमें, ठीक है। तो टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड और 9 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ये सिर्फ याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है। आराम से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉलीएमाइड, ठीक है। इन निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है। तो पॉलीएमाइड की बात करें तो वो होता है नायलॉन। नायलॉन क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गिव रेड प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेप नहीं देता है, ठीक है। तो अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड जो है जब वो टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है तो रेड कलर देता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ये हो गया CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो टर्मिनल अल्काइन के पास क्या प्रेजेंट होता है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो कि क्यूप्रस क्लोराइड्स के साथ एक्शन करके रेड प्रेसिपिटेट दे देता है, ठीक है। तो इसमें तो है टर्मिनल अल्काइन, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए प्रेसिपिटेट ये नहीं देगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनल नहीं देता, टर्मिनल अल्काइन देगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन था वो भी क्लास 12 का था, ये भी क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है। कार्बोनियम आयन जिसे हम लोग कार्बोकैटायन भी कहते हैं, जिसे हम लोग C पॉजिटिव से नोट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड कंपाउंड कार्बन है ये, ठीक है, जिसे हम लोग कार्बोनियम या कार्बोकैटायन कहते हैं, ठीक है, जिसका स्टेबल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी याद हम रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होगा सेकेंडरी कार्बन कैटायन, फिर फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो होता है बेंजाइल कार्बोकैटायन होता है, इसमें भी आएंगे। तो सबसे ज़्यादा बेंजाइल होगा, उसके बाद विनाइल होगा, उसके बाद तीसरा वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजाइल पहचानना है, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर कार्बन कैटायन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। प्रबलतम अम्ल पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे सब तो एसिड है, ठीक है। तो जिसमें -I ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं, जो कि क्लोरीन देता है,
तो यहाँ पे क्लोरीन किस में है, तो इसमें है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रहा है, तो जिसका से क्या होगा, मेरा ऑक्सीजन स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी जो है 11th का ही टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आ न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट, नभिकस्नेही अभिकर्मक पहचानना है। तो न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट क्या होता है कि ये न्यूक्लियस लविंग होता है। ठीक है, प्रोटॉन लविंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Rn3n जो है ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्कोनिफ रूल इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस, मार्कोनिफ का नियम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया पर लागू होता है। ठीक है, तो मार्कोनिफ जो है ये भी जो है क्लास 11 का टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन का। तो मार्कोनिफ रूल कहते हैं कि जहाँ पे क्राउडिंग कम हो, ठीक है, सिंपल बोले तो लेस हाइड्रोजन ऐड हैलोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हमको हाइड्रोजन को ऐड करना है। ठीक है, HX, ठीक है, यहाँ पे X का जगह Br भी हो सकता है, Cl HBr HI भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे कहीं भी कर देंगे तो यहाँ पे तो अप्लाई नहीं होगा ये चीज़। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है। ठीक है, यहाँ पे HCl या HBr होना चाहिए, यहाँ पे क्या है देखिए HBr है। ठीक है, तो HBr यहाँ पे हो जाएगा और H क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, अटैक हो जाएगा, तो यहाँ पे C ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब आइसोमर ऑफ डाइथाइल ईथर इज, डाइथाइल ईथर का समावयवी है। ठीक है, तो आइसोमर की बात करें तो आइसोमर क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे क्या है, डाइथाइल ईथर। ठीक है, तो ईथर का जो आइसोमेरिज्म होता है जिसे हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ये भी क्लास 11 की टॉपिक है, वो होता है अल्कोहल। क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, डाइथाइल स्ट्रक्चर देखें तो C2H5O C2H5। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करें तो वो हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अल्कोहल 4 कार्बन भी हो गए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, खाली स्ट्रक्चर फार्मूला अलग है, यहाँ पे ईथर है, यहाँ पे क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, PH3 इज लेस अल्कलाइन एज कम्पेयर टू NH3। हाँ, ठीक है, ये बात तो सही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ठीक है, वो क्या होता है, बढ़िया बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइज NH3 क्योंकि छोटा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, PH3 लेस अल्कलाइन हो जाएगा, PH का बड़ा हो गया तो NH3 क्या होगा, लेस अल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे PH3 इज ए लेस अल्कलाइन एज कम्पेयर टू NH3। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, PH3 इज मोर अल्कलाइन एज कम्पेयर टू NH3, ये तो नहीं होगा। PH3 इज एम्फोटेरिक, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका रिएक्शन देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ZnClO3 को जब हम ब्रेक करते हैं तो ZnCl2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। K2Cr2O7 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन रिलीज होगा, लेकिन H4Cr2O7 को रिलीज करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन रिलीज होता है, ना कि ऑक्सीजन, तो इसीलिए यहाँ पे वहाँ पे वो ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब 11th-12th के ही अभी चैप्टर्स टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, Cl3 जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन गिव्स, क्या देता है ऑक्सीकरण पे, ये भी क्लास 12 का टॉपिक है, केमिस्ट्री का, हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड का। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं क्लोरोफॉर्म का तो हमें फॉस्जिन गैस मिलता है। ठीक है, फॉस्जिन गैस मिलता है। जब हम Cl3 का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है,
फॉस्जीन गैस मिलता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए इसका रिएक्शन देख लें। इसके रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्लोरोफॉर्म लिया, जब ऑक्सीजन से हमने लाइट के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे अनस्टेबल कंपाउंड बना, उसके बाद फॉस्जीन और HCl बनता है। इसी तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कौन गैस मिलेगा? फॉस्जीन गैस मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? निम्नलिखित में से शून्य कोटि का विक्रिया कौन सी है? ये भी क्लास 12 की आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे H2Cl2 और 2HCl जो है ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? मिथाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलेट, मोर देन वन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एस्पिरिन की बात करें तो ये भी क्लास 12 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, उससे हम लोग एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट्स विद एक्वस क्यूज टू प्रोड्यूस एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये भी क्लास 12 का टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय क्यूज की अभिक्रिया करके एसिटल्डिहाइड देता है? ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, देखते हैं। तो KO से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? K प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पे KCl लेके बाहर हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। ठीक है, CH3 CH2OH, तो यहाँ पे तो अल्डिहाइड नहीं बना, अल्डिहाइड के लिए हमें क्या चाहिए? CHO ग्रुप चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जब रिएक्शन करेंगे तो 2 Cl है। ठीक है, CH2, तो यहाँ पे 2 OH जुड़ जाएगा Cl हटा के। ठीक है, तो जो एक ही मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे वाटर निकल जाता है, तो वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CHO बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, COOH। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ येलो कलर। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक पीले रंग का नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को आयरन का यहाँ पे निकालना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 3s2 4s2 3d6। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 3d6 बनेगा। और साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो यहाँ पे क्या कर लेगा? पेयरिंग कर लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? पेयरिंग कर लेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? रेडी ट्रांजिशन शो नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये येलो कलर का नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का सही। यही दोनों की बात करें तो यहाँ पे रेडी ट्रांजिशन होगा, क्योंकि दोनों वीक फील्ड लाइगेंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो रेडी ट्रांजिशन करेगा तो कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये तो देगा येलो कलर, लेकिन ये नहीं देगा। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्रोमियम को बताना है कंपाउंड में। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना होता है उसको हम x मानते हैं। x मान लिया, NH3 पे 0 चार्ज होता है तो ये 0 हो गया। Cl2 पे -1 होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो -2 हो जाएगा, और जितना चार्ज ऊपर में होता है उसे लास्ट में लिखते हैं, तो +1 लिखा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नहीं, 1 इधर चले 3 तो x बराबर यहाँ पे 3, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी 12th का टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशिक समवर्तता दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होता है। 4 में तो नहीं होता है जनरली, 6 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करता है, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 3 अल्कलीस मेटल्स YZ, X, Y एंड Z आर -3.05, -1.66, -0.40 है रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, 3 क्षार धातु है X, Y, Z। इसका जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमश दिया हुआ है। X का -3.05 है, Y का क्या है -1.66 है और Z का कितना है -0.40 है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, निगेटिव वैल्यू अगर बढ़ेगा वैसे नहीं ज़्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है, तो यहाँ पे दिख रहा है -3.05 है, ये क्या X है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए क्वेश्चन का आंसर। और जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना ऑक्सीडेशन एजेंट वो होगा। ठीक है, तो इसे याद रखना है, ये भी आपको क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही टॉपिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है मुझे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि सेंटीमीटर में कितना बॉन्ड बनाए वहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे EN बाइडेंडेट लाइगेंड है। ठीक है, और CN यूनिडेंडेट लाइगेंड है। ठीक है, अगर EN का हम लिखे एथाइलिन डाइमाइन कहते हैं इसे, CH2 NH2 और NH2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह से ये बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए बाइडेंडेट लाइगेंड है। ठीक है, इसलिए इसका 2 होता है वैल्यू। ठीक है, 2 है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, इसका तो 4 हो गया प्लस। और क्लोरीन क्या है, 1 है डोनर एटम, डोनर साइड इसका, तो यूनिडेंटेड हो गया। तो यहाँ पे 2 एटम है तो 4 + 2 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे C ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अब तक 3 से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुके हैं, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टॉपिक कि चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज पिक्रिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड कौन है, इसमें पिक्रिक अम्ल पहचानना है। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड क्या होता है कि फेनॉल होता है, बेंजीन ग्रुप पे OH अटैच होता है, उसे हम लोग फेनॉल कहते हैं। ठीक है, तो 2, 4, 6 पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो 2, 4, 6 डाई नाइट्रोफेनॉल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन्स कंटेन्स कोबाल्ट। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 का नाम होता है कोबालामीन। तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब बाकी सब का भी नाम देख लेते हैं, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विटामिन का नाम है, केमिकल नेम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे याद कर लेना है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं हम लोग, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं, P1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, P3 को नियासिन कहते हैं, B5 को पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 को पाइडॉक्सिन कहते हैं और विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो विटामिन 12 पूछा था तो कोबाल्ट यहाँ पे नाम आ रहा है, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्लास 11 GOC से आ गया। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या समान है। फिर वही सिग्मा पाई वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और 1 सिग्मा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि समान है। ठीक है, तो यहाँ पे CN लिखे, अगर CN होल 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन और 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा देखें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो गया। ठीक है, पाई देखें तो 2 2 4 पाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बराबर नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब CH2 CN2 को बनाते हैं तो C
ठीक है। यहाँ पे एच इधर हो गया और सी एन इधर हो गया, ठीक है। 2 पाई इधर 2 पाई इधर, 4 पाई, ठीक है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 2 6 सिग्मा हो गया, तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। और तो ये भी नहीं हुआ। ZeO4 का अगर देखें डायग्राम तो ये होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा 4 पाई, तो यहाँ पे क्या हो गया बराबर, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉयड हार्मोन, नॉट स्टेरॉयड हार्मोन, यानी इसमें से स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 125 का क्या होगा, तो एल्डोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, ये तो है, ठीक है। लेकिन थायरोक्सिन, हाँ ये नहीं होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। था टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सब क्या है? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन कह सकते हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह। स्टेरॉयड की बात करें तो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडायल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या स्टेरॉयड हार्मोन है। और आइडोथायरोन्स, थायराइड हार्मोन्स जो पीछे दिया हो, तो कैसा है आइडोथायरोन्स है, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव की बात की जाए तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये सब क्या है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है। तो उसका एग्जांपल आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटोज, जिसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो डेंगू मच्छर जो है वो आपको एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। फीमेल एनोफिलिस की बात करें तो मलेरिया होता है। क्यूलेक्स की बात किया जाए तो एलिफेटियासिस होता है, वल्चेरिया वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम का जो मुख्य कारक है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। तो राइबोसोम का सबसे मेन कारण क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो पौधा अपना फूड बनाता है लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं, कौन नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, वाटर वेपर, ओजोन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है, जो कि वार्मिंग के लिए डिपेंडेंट होता है अर्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के ज़्यादा हो जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थ का में हीट हो रहा है, ठीक है। इसका ज़्यादा बढ़ जाने से किसके वजह से मेन होता है? तो CFC की वजह से, जो कि AC रेफ्रिजरेटर वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP फॉर्म्ड इन, ठीक है। तो ये तो सेल चैप्टर क्लास 9th का ही है। तो ATP की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं राइबोसोम की बात करें तो इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये सेल टॉपिक से क्वेश्चन था, पिछला भी 2 क्वेश्चन पहले भी सेल टॉपिक से था, तो सेल चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फ्लोइंग मेमल्स ले एग्स, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो वैसा मेमल जो अंडे देता है उसे हम लोग ओवीपेरस कहते हैं, और जो मैमल्स बच्चे देता है उसे हम लोग वीवीपेरस कहते हैं। तो जनरली मैमल्स क्या देते हैं? अंडे देते हैं, लेकिन एक ऐसा स्पीसीज है एचिंडा जिसमें प्लेटिपस होता है, ये ऐसा जानवर है जो ऐसा मैमल है जो अंडे देता है, ठीक है। तो आप ए ऑप्शन एचिंडा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ रेनिन फाउंड इन, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट में पाया जाता है, यानी बच्ची की गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है कि जो मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, दूध को पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ गैस्ट्रिक जूस लिखे हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये तो होगा, ये भी नहीं होगा, यानी नन ऑफ द अबव, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट यानी बच्चा लिखता तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो सकता था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरकॉस्टल मसल ऑक्योर इन, अंतरापुरुषुक पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इंटरकॉस्टल मसल की बात करें तो ये हमें रिब्स के बीच में मिलता है, रिब्स के, मान लीजिए रिब्स है तो रिब्स के बीच में ये मसल होता है, उसे हम लोग इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, जो हमें ब्रीथिंग में हेल्प करता है। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की तरफ फूलता है और अंदर की तरफ ये होता है, ठीक है। ये हम लोग ब्रीथिंग में मदद करता है, तो इसे हम लोग इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, जो कि रिब्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया पसली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियोकार्पिक फ्रूटिस क्या होता है, ठीक है। तो ये पौधे का एक प्रजनन है अलग टाइप का। क्या होता है कि इसमें फल जो है वो ज़मीन के अंदर पकता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा ग्राउंड नट, मूंगफली, ठीक है। जियोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मूंगफली। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन इज, मानवों में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है डिप्लॉयड 2n वो होता है 46, और अगर डिप्लॉयड की बात करता तो 23 होता है, ठीक है। तो 46, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये सब 12th की टॉपिक है ज़्यादातर, ठीक है। 11th में 10th में भी है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोडियन स्टार्च हैज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोडियन स्टार्च की संख्या निम्नलिखित में से किसकी जैसी है, ठीक है। तो फ्लोडियन स्टार्च की बात करें तो ये माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। क्लास 11 प्लांट किंगडम एनसीईआरटी का टेबल है, इसी से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। जिसमें अलगे की बात की गई, तो अलगे क्या है, एक सिंपल थायराइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। तो 3 क्लासेस में होता है, एक होता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन अलगे कहते हैं, ठीक है, ब्राउन अलगे कहते हैं आप फियोफाइसी को, रेड अलगे कहते हैं हम लोग रोडोफाइसी को, ठीक है। तो इसमें मेजर पिगमेंट जो होता है, ठीक है, ए तो यूनिवर्सल और सब में मिलेगा, ठीक है। ए बी क्लोरोफिल ग्रीन अलगे में, ब्राउन अलगे में सी और रेड अलगे में डी, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अब फियोफाइसी में फिकोजेंथिन पिगमेंट मिलता है, फाइकोरेथ्रिन रेड अलगे में मिलता है, जिसकी वजह से रेड कलर होता है, ठीक है। अब स्टोरेज फूड की बात करें तो ग्रीन अलगी में स्टार्च होता है और ब्राउन अलगी में मैनिटॉल, माला से याद रख सकते हैं। और फ्लोडियन स्टार्च किसमें होता है, आपको रेड अलगी में होता है, ठीक है। अब फ्लोडियन स्टार्च जो सिमिलर होता है उसके, ठीक है, माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोप्रोटीन के, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज का बना होगा, ब्राउन का सेलुलोज एल्गिन का बना होगा, और रोडोफाइसी का सेलुलोज पेक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर वगैरह से बना होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये फ्लैजेलेट नंबर हो गया, ठीक है, कहाँ मिलेगा, तो ये हैबिटेट हो गया, तो इससे आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है एनिमल में वो होता है कोलेजन। क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये सब 11 के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सन हेम जूट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की, सन हेम जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम, सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो सन हेम जो रेशे है वो जनरली स्टेम से प्राप्त किए जाते हैं। स्टेम से भी किस पार्ट से, फ्लोएम पार्ट से, ठीक है,
पुष्पा से, तो यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आप बोल रहे आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फ्लोइंग। ठीक है, तो 3 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो बेसिक होते हैं, जिसका नाम आपको याद रखना है। पहला होता है लाइसिन, क्या होता है, बेसिक नेचर होता है इसका। ठीक है, दूसरा होता है हिस्टिडीन, क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है। थर्ड होता है आर्जिनिन, ये तीनों क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से एक खोज लीजिए, तो यहाँ पे लाइसिन दिख रहा है, तो यहाँ बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। 139वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, केमिकली इंसुलिन इज अ, ठीक है, प्रोटीन, स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पिछले स्लाइड में पीछे मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था कौन प्रोटीन है और कौन स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो होता है प्रोटीन होता है। कैसा होता है, प्रोटीन होता है, और इसमें जो है 51 एमिनो एसिड का एक चेन होता है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, तो पैनक्रियाज के आइसोलेट लैंगरहंस सेल से जो है इंसुलिन रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ। ठीक है, नाइट्रोजन जो है एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो क्लोरोफिल में तो है, ये तो नहीं होगा। आरएनए में भी नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन बेस में। कार्बोहाइड्रेट, हाँ, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में जो है 3 कंपाउंड से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो नाइट्रोजन का तो कोई रोल है नहीं, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिजीज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिकता बीमारी है। ठीक है, तो अगर हेरिडिटरी डिजीज की बात करें तो यह ऐसा डिजीज होता है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी यह ऐसा बीमारी है जो बाप है तो उसके बच्चे को हुई बीमारी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। तो कैटरेक्ट की बात करें, ये मोतियाबिंद, तो ये तो ऐसा नहीं होता है। लेप्रोसी की बात करें तो ये भी हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। ठीक है, वहीं अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें तो ये हेरिडिटरी डिजीज होता है, आनुवंशिक बीमारी है कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ये बीमारी ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए इज मेनली फाउंड इन। ठीक है, डीएनए मुख्यतः पाया जाता है, तो डीएनए जो है वो आपको मेनली जो कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलता है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। ठीक है, और ये हमें क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा डीएनए। ठीक है, लेकिन मेनली कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस है, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस में मेनली मिलेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ये भी मतलब 10th लाइन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर क्यू इज। ठीक है, तो आर क्यू का फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, यानी CO2 कितना रिलीज हो रहा है वॉल्यूम का, उसको डिवाइड बाई ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है, इसे ही हम लोग रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आरक्यू मींस रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इसमें से प्लांट हार्मोन कौन नहीं है, ये हमें पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क्या क्या है, गिबरेलिंस, ये तो प्लांट हार्मोन है भाई। ठीक है, इंडोल एसिड ये ऑक्सीजन का टाइप है, ये भी है प्लांट हार्मोन। फ्लोरिजन की बात करें, ये भी प्लांट हार्मोन है। तो यहाँ पर यानी तो यहाँ पे बात किया जाए तो तीनों प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर प्लांट पिगमेंट्स, पादप वर्णक क्या है। ठीक है,
तो प्लांट पिगमेंट्स क्या कहते हैं कि वैसा प्लांट वैसा पिगमेंट जो कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, उसे हम लोग प्लांट पिगमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोप्रोटीन क्या है, ये तो पिगमेंट्स है। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन्स है, ठीक है। फ्लेवोप्रोटीन्स क्या है, ये भी कंजुगेटेड प्रोटीन्स है। तो यहाँ पे पिगमेंट की बात हुई है तो क्रोमोप्रोटीन यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। बोटुलिज्म क्या है, ठीक है। तो बोटुलिज्म जो है फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम नाम का बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन रिलीज करता है, उसी से हम लोग को ये बीमारी होती है, फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जुड़ के न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें 3 चीज़ होता है। पहला होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है राइबोज शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों मिल के बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और तीनों है तो न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल गया तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन किया। और न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कम्प्लेक्स। हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी जटिल है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या है, तो एंटीबॉडीज क्या करता है कि हमारे शरीर को जो है फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह से क्या करता है, बचाता है। तो ये स्टेरॉइड तो नहीं है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये भी नहीं है, हाँ ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन एंटीबॉडीज क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षित रोग नहीं है, ठीक है। तो ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी जो होता है, इम्यूनिटी का काम क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन से बचाना। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में आ रहा है उससे क्या करता है, फाइट करता है, डिफेंस करता है, उसे मारता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जब वैसे कभी कुछ बीमारी ऐसा हो जाता है, कभी कभी इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है कि वो हमारे सेल ही को डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे सेल ही कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसीलिए ऐसी डिजीज को क्या करते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं ये पहचानना है। तो सोरियोसिस की बात करें तो ये तो ऑटोइम्यून डिजीज है, विटिलिगो भी है। अल्जाइमर डिजीज क्या है, ये ब्रेन डिजीज है जिसमें मेमोरी हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। इंपॉर्टेंट मेंटल पार्ट जो है क्या हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय होने लगता है मेमोरी, इसी हम लोग अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी, ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है। तब यहाँ पे ये भी क्या है, अलगे का एग्जाम्पल है, अगर, ठीक है, जो कि हमें जिलेडियम से मिलता है। जिलेडियम क्या होता है, रेड अलगे होता है, जिसे हम लोग रोडोफाइसे कहते हैं, ठीक है। इससे हम लोग को अगर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन कवर किए, 80 क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन हम लोग ने कवर किए, जो कि एग्जाम में 71 से लेकर 150 तक पूछता है साइंस का क्वेश्चन, ठीक है, टीजीटी में, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन देखा जाए तो मैक्सिमम 11-12 तक है, ठीक है। और 8 से भी 2-3 क्वेश्चन है, 9-10 से भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, 9th का या 10th का, तो 12th लेवल तक पढ़ें। अगर 12th लेवल तक अगर आपका क्लियर है और तो आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे एग्ज़ाम में, ठीक।
ठीक है। और 5-10 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो अदर यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी ये सबसे उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपके पास वक्त बच रहा है तो आप वो सब क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आखिरी का वक्त है, ज़्यादा दिन एग्ज़ाम को बचे नहीं हैं, तो तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, ये देखें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी हिसाब से पढ़ें। यही बेहतर तरीका है, तो यही सिलेक्शन का ज़रिया बनेगा। आपने अभी देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 11th-12th से ही पूछे हुए हैं। तब ऐसा पढ़ें कि 11th-12th तक को कवर करें, 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी एकदम 12th तक की एनसीईआरटी पूरी कवर होनी चाहिए। तो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा साइंस में, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करें। मैं तो करवा ही रहा हूँ, आप भी देखें और समझें। और ये सेशन पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।